एमपी अजब है। यहाँ दहेज अपराध नहीं, मामा का प्रसाद है। एलपीजी गैस कनेक्शन, 32 इंच की कलर टीवी, रेडियो, स्टील की अलमारी, 6 फाइबर कुर्सी का सेट, निवार वाला पलंग, रजाई, गद्दे, चांदी का मंगलसूत्र, पायल, बिछिया, सिलाई मशीन, टेबल फैन, दीवार घड़ी, स्टील के 51 बर्तन का सेट, प्रेशर कुकर और वधू के लिए 4 साड़ियाँ। ये किसी कन्या पक्ष या किसी जागरूक नागरिक ने आस पड़ोस में हो रही शादी के दौरान हुए लेन देन का ब्यौरा किसी पुलिस थाने में दहेज प्रतिबंध कानून 1961 के तहत वर पक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते वक्त नहीं दिए हैं, बल्कि ये बजाफ्ता राजकीय आयोजन में मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं निशक्त जन कल्याण विभाग द्वारा 2006 से शुरू हुए सामूहिक कन्या विवाह में दिए जाने वाले दहेज के ब्यौरे हैं। ये ब्यौरे मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट में हुई महत्वपूर्ण फैसलों पर आधारित हैं। इन सभी सामानों की कीमत 38,000 रुपए है। चूँकि ये विवरण खुद राज्य सरकार ने जारी किए हैं, इसीलिए अब दहेज को गैर कानूनी कृत्य या सामाजिक अभिशाप कहना मुनासिब नहीं है। कोरोना की वजह से 2 सालों तक इन सामूहिक कन्या विवाह के आयोजन नहीं हो सके, जिन्हें इस वर्ष 21 अप्रैल से फिर से शुरू किया गया है। राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अब तक इस योजना से करीब 5,64,000 कन्याओं के विवाह हो चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार सामूहिक कन्या विवाह को कितना गंभीरता से लेती है, इसे समझने के लिए प्रदेश के सामाजिक न्याय व निशक्त जन कल्याण विभाग के पोर्टल को देखा जाना चाहिए, जो उन कुछ चुनिंदा पोर्टल्स में से एक है जो सबसे अपडेटेड है। अप्रैल 2022 से पुनः शुरू हुई इस योजना का लाभ अब सामान्य वर्ग की कन्याओं को भी मिलेगा और ये बाध्यता भी खत्म कर दी गई है कि वर को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। अब वर किसी और राज्य का भी हो सकता है। चूँकि ये योजना कन्याओं के लिए है, अतः कन्या का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस योजना का मुख्य लाभार्थी प्रदेश की कन्याएं हैं, जिनके लिए 2 दशकों से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मामा की भूमिका में पेश करते आए हैं। दहेज सामग्री की ये सूची दहेज प्रतिबंध कानून 1961 की धारा 6(1) के तहत परिभाषित है, लेकिन जब कन्या को ऐसे उपहार खुद राज्य का मुखिया रिश्ते में मामा होने की दुहाई देते हुए न केवल दे रहा हो, बल्कि सरकार के एक विभाग द्वारा उसका प्रचार किया जा रहा हो, तब इस परिभाषा में बदलाव की जरूरत है, जिस पर देश की संसद को तत्काल ध्यान देना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना में शामिल शब्दों को ध्यान से देखें तो ये यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये साल 2022 है और देश को आजाद हुए 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। देश में महिलाओं ने तमाम सामाजिक और सामंती वर्चनाओं को तोड़कर बराबरी का दर्जा हासिल करने की दिशा में लंबा सफर तय कर लिया है। कन्या वर, विवाह, दहेज, मंगलसूत्र, पायल, बिछिया, कन्यादान जैसे शब्दों के जरिए एक आधुनिक राष्ट्र राज्य की लोकतांत्रिक सरकारें किस कदर अतीत जीवी और पुनरुत्थानवादी दिशा में काम कर रही हैं, ये समझ आता है। हालांकि राज्य सरकार पूरी सजगता से इस योजना को इसी शब्दावली में न केवल आधिकारिक प्रचार प्रसार विभाग के जरिए प्रकाशित करती है, बल्कि प्रदेश के तमाम समाचार पत्र इसी शब्दावली का प्रयोग धड़ल्ले से करते हैं। इस योजना के लिए पात्रता की शर्तों और पात्र लाभार्थियों के बारे में भी देखा जाना चाहिए, जिससे सरकार के लैंगिक नजरिए की पड़ताल की जा सकती है। इस योजना के लिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की कन्या, लड़की नहीं और परित्यक्ता, अपनी मर्जी से तलाक देकर नहीं की श्रेणियां हैं। साफ है कि सरकार मानती है एक गरीब परिवार की लड़की के लिए शादी ही सबसे बड़ी चुनौती है, बल्कि शादी से बड़ी चुनौती है शादी में खर्च किए जाने के लिए अनिवार्य धनराशि। इस तरह एकल महिला यानी तलाकशुदा के जीवन में भी सबसे बड़ी चुनौती अपनी दूसरी शादी के लिए खर्च की व्यवस्था करना, और इन चुनौतियों में प्रदेश की सभी लड़कियों के मामा यानी प्रदेश के मुख्यमंत्री समाधान लेकर प्रकट होते हैं। हालांकि ऐसे कोई ब्यौरे सरकार द्वारा जारी नहीं होते हैं जिससे ये जाना जा सके कि तलाकशुदा जोड़ों की जिंदगी कैसी चल रही है। सरकार द्वारा इनकी शादी करवा देने के बाद उस परिवार की दैनंदिन जिंदगी कैसे बसर हो रही है, उनके पास कोई सतत रोजगार के स्रोत हैं या नहीं, एक मुश्त दहेज राशि के अलावा क्या उनकी जिंदगी में अन्य कोई पुख्ता साधन है जिनसे वो अपनी जिंदगी आसान ढंग से चला पा रहे हों।
यह भी आमतौर पर एक बार बेटी की शादी के बाद माँ बाप की जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेने का भाव ही है। मामा ने शादी करवा दी है, अपनी भांजी की शादी करवा दी है और उसे विवाह के समय पर्याप्त दहेज दे दिया गया है। इसके बाद मामा की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। इन मामलों में माँ बाप तो वैसे भी कुछ करने की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि वो गरीबी रेखा के नीचे बसर कर रहे हैं। सवाल है कि क्या वाकई इस तरह की एक पितृसत्ता को मजबूत करने वाली योजनाओं को सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और हर कन्या के विवाह को एक ही तरह से यानी हिंदू रीति से संपन्न करवाया जाना क्या राज्य की नीति हो सकती है? मध्य प्रदेश सरकार हालांकि इन सामूहिक कन्या विवाहों में निकाह को उतनी ही तवज्जो देती है, लेकिन वे आदिवासी कन्याओं को भी हिंदू रीति रिवाजों के जरिए हिंदू बनाए जाने की भी कोशिश करती है। ये प्रलोभनवश किया जाने वाला अपराध ही है, जिसका उल्लेख सरकार द्वारा बनाए गए धर्मांतरण विरोधी कानून में भी है। पर इस पर भी ध्यान कौन दे जब ये काम प्रदेश का मुखिया खुद कर रहा है। इस योजना में हालांकि अंतरजातीय या अंतर धार्मिक विवाहों को लेकर कोई बात विशिष्ट रूप से कही नहीं गई है और राज्य सरकार की तरफ से ऐसी कोई जानकारी पोर्टल पर भी नहीं दी गई है, जिससे हमें ये जानकारी मिले कि राज्य सरकार अंतरजातीय या अंतर धार्मिक विवाहों को प्रोत्साहित कर रही है या नहीं। लेकिन 2006 से जारी इस योजना में प्रायः ऐसे मामले देखने को नहीं मिले हैं जहां कन्या का विवाह ऐसे किसी वर से करवाया गया हो जिसे उस कन्या ने खुद ही चुना हो। देश का संविधान अंतरजातीय और अंतर धार्मिक विवाहों को लेकर स्पष्ट है कि इन्हें राज्य द्वारा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अपना जीवन साथी चुनने की आजादी संविधान के अनुच्छेद 21 का ही विषय है और इसके लिए कई प्रगतिशील राज्य मसलन महाराष्ट्र या दक्षिण भारत के राज्य लंबे समय से प्रोत्साहन और संरक्षण दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाहों को लेकर एक योजना डॉक्टर सबिता बेन अंतरजातीय विवाह योजना 2020 मौजूद है, लेकिन सरकार की तरफ से उनका प्रचार प्रसार न के बराबर है। बल्कि अब सरकार के पास ऐसे युवाओं के घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाइयां हैं जिन्होंने अंतरजातीय या अंतर धार्मिक विवाह किए हैं और अपने पसंद के अधिकार का इस्तेमाल किया है। लेकिन सरकार ने इस संवैधानिक अधिकार को हाल ही में गढ़े गए लव जिहाद के तौर पर देखा है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को कल्याणकारी योजना कहा गया है, जैसे एक कल्याणकारी राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण आदि की व्यवस्था अपने नागरिकों के लिए करता है और ये उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी होती है। जब कोई जिम्मेदारी योजना के रूप में क्रियान्वित होती है तो उसमें सिस्टम की अनिवार्य बुराई भ्रष्टाचार अंतर्निहित होता है। आजकल मध्य प्रदेश में इस योजना के तहत दिए जाने वाले दहेज और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार की खबरें मीडिया की सुर्खियां बन रही हैं। पंचायत से लेकर मध्य प्रदेश शासन तक इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए तमाम युक्तियां अपना रहे हैं। मसलन अब दहेज के टेंडर किस तरह से दिए जाएं? जिन सप्लायर्स ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, घटिया सामग्री दी है या समय पर नहीं दी है, उन्हें सप्लायर्स की सूची से हटाना और किसी दूसरे सप्लायर्स से टेंडर हासिल करना आदि। लेकिन जब एक योजना स्वयं में आधुनिक राज्य की संकल्पना के खिलाफ भ्रष्टाचार हो, उसमें खरीदी बिक्री से जुड़े ये भ्रष्टाचार महज नजरअंदाज किए जाने लायक हैं। एक कन्या के विवाह पर मध्य प्रदेश सरकार कुल 51,000 रूपए खर्च करती है। इनमें ऐसी संस्था को भी 3,000 रूपए दिए जाते हैं जो पात्र कन्या को सामूहिक विवाह के इस योजना के लिए सरकार तक लेकर आती है। यानी एक दलाली व्यवस्था भी यहाँ आधिकारिक रूप से मान्यता हासिल कर चुकी है। शादी ब्याह में बिचौलियों की भूमिका अब निकट रिश्तेदारों के पास नहीं रही है, बल्कि उसका भी संस्थानीकरण किया जा चुका है। दिलचस्प है ये समझना कि जब ये योजना गांव की पंचायत से शुरू होती है तो इसमें किसी गैर सरकारी संस्था को अतिरिक्त ब्रोकरेज देने की जरूरत सरकार को क्यों आन पड़ी? क्या वाकई इस योजना को लेकर कन्याओं के मन में उत्साह नहीं है और वो स्वतः प्रेरित होकर इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहती? योजना का लाभ न लेने का सीधा अर्थ यही है कि वो क्या विवाह को लेकर इच्छुक नहीं है और विवाह को ही अपनी अंतिम मंजिल नहीं मानना चाहती, लेकिन सरकार जैसे किसी भी तरह से उन्हें विवाह में ढकेल देने पर आमादा है। बहरहाल कोई भी समाज अपने पिछड़ेपन से निकलना चाहता है। लड़कियां इस 21वीं सदी में नए सपने और इरादे लेकर बड़ी हो रही है। जरूरत है इनकी आकांक्षाओं को परवाज दिए जाने की, न कि इन्हें वापस उसी सामंती और पितृसत्तात्मक व्यवस्था में ढकेल देने की। हालांकि जब ये काम योजनाबद्ध तरीके से राजकीय संरक्षण में किया जाए तब क्या ही कहा जा सकता है। वेब अखबार लाइव के लिए सत्यम श्रीवास्तव की रिपोर्ट।